मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है ये आपके पेपर चल रहे हैं और अगला पेपर करवाने से पहले बता देता हूं कि हमें जो सबसे पहले सामान्य ज्ञान का पोर्शन है वो करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे एक बार चैनल सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं तो देखो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए केवल और केवल आर्मी के लिए डेडिकेटेड है, मिलिट्री के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपका जो भी मैटर डाला जाता है आर्मी से ही संबंधित डाला जाता है। तो यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और ये आपको कब पता चलेगा? जब आप मेरी सारी वीडियो देख लेंगे और उसके बाद यदि आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो बिना देर किए अब शुरू करते हैं। अमरनाथ की गुफाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। देखो अमरनाथ यात्रा होती है बेटा, हर वर्ष होती है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं बेटा, अमरनाथ जी के बारे में। तो अमरनाथ को देखो तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, ये तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है इसे। और ये ध्यान रखना भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित है। यहां पर होता क्या है बेटा, कहा जाता है कि जो ये गुफाएं हैं, इस गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। और यह भी बताया जाता है कि यहां पर दो तोते थे, जिन्होंने दो कबूतर थे जिन्होंने यह रहस्य सुन लिया था। आज भी वो कबूतर वहां पे दिख जाते हैं कई बार। सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर क्या है कि बेटा प्राकृतिक शिवलिंग बनता है बर्फ का। क्या होता है? प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, बर्फ का बनता है। और वो बेटा ध्यान रखना चंद्रमा के हिसाब से चलता है। जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन वो पूरा बन जाता है और अमावस्या के दिन क्या होता है, वो कम हो जाता है, उसका साइज है। और सबसे बड़ी जो बात है वो यहां पर ये है कि जो गुफाएं बेटा अमूमन क्या है, गुफाओं में कच्ची बर्फ पाई जाती है, लेकिन यहां जो शिवलिंग बनता है, प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, वो ठोस बर्फ से बनता है। किससे? ठोस बर्फ से। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है वहां पर, क्योंकि गुफाओं में पाई जाती है वो कच्ची बर्फ पाई जाती है, ठीक है, लेकिन वहां जो शिवलिंग बनता है वो आपका ठोस बर्फ से बनता है। और इसमें जो इसको ध्यान रखना बेटा, स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है, स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है, लिंग भी कहा जाता है। और यह आपका ध्यान रखना बेटा कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। तो अमरनाथ की गुफाएं किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। भाखड़ा नागल डैम कौन सी नदी पर है? देखो भाखड़ा नागल बांध के बारे में बता देता हूं बेटा, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे ऊंचाई पर बना बांध है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। जो पहला ऊंचा है वो है आपका, पहला जो ऊंचाई पे बना हुआ है वो है आपका बेटा टिहरी बांध, टिहरी बांध। आपका टिहरी बांध है जो कि कहां पे है बेटा? उत्तराखंड राज्य में है। कहां पे है वो? उत्तराखंड राज्य में, जो कि 856 फीट ऊंचाई पे है। और ये आपका जो है दूसरा सबसे बड़ा जो भाखड़ा नागल डैम है, ये आपका लगभग बेटा 740 फीट ऊंचा है। और ये ध्यान रखना भाखड़ा नागल डैम है वो आपका सतलज नदी पे। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे भाखड़ा बांध आपका। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? देखो मुगल वंश की बात करें बेटा तो मुगल वंश है आपका, बाबर आया, बाबर के आने से शुरू होता है। तो ये भी आता है बेटा मुगल वंश की जो स्थापना है वो बाबर को जाता है श्रेय। किसने की? बाबर ने की। बाबर ने की थी जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, तब मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 में हराया था, ध्यान रखना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की, बाबर ने। अब बात करें इस वंश का अंतिम राजा कौन था? देखो बात करते हैं बेटा सन 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति है। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया, जहां जहां उन्होंने जिस तरीके से क्रांति की थी वहां के बाद वो सब एकजुट होके दिल्ली पहुंच जाते हैं। और उस समय पर दिल्ली के जो राजा थे वो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। और उन्होंने कहा कि भाई अब आप क्या जो ये क्रांति है इसको नेतृत्व प्रदान कीजिए, क्योंकि आप जो दिल्ली के शासक हो, आप ही हो, आपको हमने अपना नेता मान लिया है। लेकिन बहादुर शाह जफर बहुत ज्यादा उस समय बुजुर्ग थे, हालांकि उन्होंने इस क्रांति का बीड़ा उठाया और बाद में उनको पकड़ लिया गया और उसके बाद उनको रंगून की जेल में नजरबंद कर दिया गया था। तो मुगल वंश के जो अंतिम शासक हैं वो कौन है? आपके बहादुर शाह जफर। ये ध्यान रखना बेटा आपके प्रथम है, ठीक है, बाबर, ठीक है, बाबर। बाबर के बाद
कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर आता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे? देखो बेटा, ग्रीनविच समय एक स्टैंडर्ड टाइम माना है, जो कि कहां पे है? ग्रीनविच टाइम जो आपका है वो लंदन में है। तो ग्रीनविच समय से कितना आगे? ध्यान रखना, 82.5 डिग्री आगे है। 82.5 डिग्री आगे है, और 82.5 डिग्री का मतलब है 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच रेखा है वो इलाहाबाद के पास से गुजरती है, ये इलाहाबाद के पास से गुजरती है, ध्यान रखना। तो कितने घंटे आगे है ग्रीनविच रेखा से हमारा जो समय है, जो देशांतर है, वो 82.5 डिग्री आगे। गोल गुंबद कहां स्थित है? देखो बेटा, गोल गुंबद की बात करें तो गोल गुंबद है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपकी बीजापुर में, और बीजापुर कहां पे? आपका कर्नाटका में। तो ध्यान रखना, ये गोल गुंबद है वो आपकी कहां पे है? कर्नाटका में। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? देखो, मैंने फुटबॉल से संबंधित बताए बेटा आपको, काफी कप बताए आपका, ठीक है, उनमें फेमस है, वन ऑफ द फेमस फिश डूरंड कप। डूरंड कप बताया था, आईएफए कप बताया था। खेलों से संबंधित वो वीडियो आप देख लेना, वहां पे मैंने बेटा सबसे संबंधित है वो आपको पूरी जानकारी है, वो विस्तृत जानकारी दी है। तो रंगास्वामी कप की बात करें, ध्यान रखना, रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। जो रंगास्वामी कप है वो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। टिग्रिस नदी किस देश में बहती है? देखो बेटा, बात करते हैं टिग्रिस नदी कौन सी देश में बहती है। देखो, दक्षिणी पूर्वी तुर्की के पहाड़ों से निकलती है बेटा, पहाड़ों से निकलती है, और इराक से होती हुई फारस की खाड़ी में गिर जाती है। फारस की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कौन से देश से जाती है बेटा? इराक देश में बहती है। मेन कहां पे बहती है? इराक देश में मेनली है बहती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? टिग्रिस नदी की बात कर रहे हैं बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, नीरज चोपड़ा निम्न में से किससे जुड़े हुए हैं? देखो बेटा, किससे? चुनाव आयोग, सूचना तकनीकी, मोटर खेल, या एनी ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आएगा बेटा यहाँ पे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आएगा। देखो, नीरज चोपड़ा की बात करें बेटा, अभी जो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक में, जुबलिन थ्रो में, जुबलिन थ्रो, जिसको हम कहते हैं बेटा भाला फेंक, भाला फेंक में इन्होंने वहां पे स्वर्ण पदक जीता बेटा। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता। ध्यान रखना, पहली बार जुबलिन थ्रो में किसी भारतीय द्वारा यह पहला पदक जीता गया था, जो आपका स्वर्ण पदक जीता था। तो किसने जीता था? ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। इसके बाद पता है आपको, इनामों की बौछार हो गई थी, और ये इंडियन आर्मी से थे, और ये आपके भाला फेंक खेल से संबंधित है। ना चुनाव आयोग, ना तकनीकी, ना मोटर खेल, और इनमें से कोई नहीं। तो ये भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक अभी अभी भारत को दिलाया था। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और करंट के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, ओलंपिक कौन से बेटा? 2020, वैसे ये हुए 2021 में, और कौन से? टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। शकुंतलम यह किताब किसने लिखी? देखो, प्रसिद्ध किताबों की बात करें बेटा, तो सूरदास जी की प्रसिद्ध किताब है सूरसागर। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी कालिदास जी ने, जिनमें से एक प्रसिद्ध है शकुंतलम। ठीक है, तो ये किताब किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी है। विष्णु शर्मा की बात करें हम, तो विष्णु शर्मा ने कौन सी किताब लिखी है बेटा? पंचतंत्र किताब लिखी है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी? आपकी पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा जी की। कई बार क्वेश्चन आता है बेटा कि पंचतंत्र किसने लिखी है, तो पंचतंत्र आपकी किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कालिदास जी की मेघदूतम भी है बेटा, बहुत सारी पुस्तक है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस राज्य के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है? जापान, अमेरिका, यूके, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये आपकी बेटा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का आवास है, जो लंदन में है, और ध्यान रखना है उस एरिया में ये सबसे बड़ी इमारत है। तो ये किसका है बेटा? यूके में है, और वहां का जो प्रधानमंत्री है इस जगह पर रहता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन सा था? देखो, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। सबसे जो पहले विमान भेजा था वो सोवियत संघ ने भेजा था, सोवियत संघ था उस टाइम। ठीक है, या आज की बात करें तो रूस। किसने भेजा था बेटा? सबसे पहले रूस ने भेजा था, और ध्यान रखना उस विमान का नाम था स्पुतनिक 2।
कोरोना की जो वैक्सीन बनाई है उस टाइम पे अमेरिका और इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन था दोनों में आपस में। तो अमेरिका अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझता था, लेकिन इन्होंने अमेरिका से पहले अंतरिक्ष में यान भेजकर एक रिकॉर्ड बना लिया और अमेरिका बस देखता रह गया। और इसी वजह से अभी जो कोरोना की वैक्सीन है उसका नाम स्पुतनिक 2 रखा है। तो विशेषज्ञ मानते हैं कहीं ना कहीं ये अमेरिका को चिढ़ाने के लिए ही इसका नाम रखा है। इसके लिए चलो आगे चलते हैं। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? देखो, गीतांजलि पुस्तक 1910 में लिखी थी और ये 1912 में ब्रिटेन गई। कहां गई बेटा? ये ब्रिटेन गई। और उसके बाद ये इतनी जबरदस्त पॉपुलर हुई कि 1913 में इसी पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला, साहित्य का मिला था, ध्यान रखना बेटा। तो ध्यान रखना, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? जो गीतांजलि पुस्तक है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। 1910 में लिखी थी। 1912 में जैसे ही इंग्लैंड में पब्लिश हुई उसके बाद इसको बहुत जबरदस्त सफलता मिली और उसके बाद ये साहित्य में इनके लिए एक नोबेल का पुरस्कार मिला। फिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। ध्यान रखना, फिली पॉइंट आपका क्रिकेट से संबंधित है। देखो वर्ड्स याद रख लेना आप, कौन सा शब्द कौन से खेल से संबंधित है। तो जो फिली पॉइंट है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद आइए, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? देखो नमदाफा की बात करते हैं बेटा, तो ये कहां पे? देखो मैं इसके बारे में बता देता हूं। पूर्वी हिमालय का, ध्यान रखना, ये आपका पूर्वी हिमालय का जैव विविधता का सबसे बड़ा है बेटा। जैव विविधता का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना है। और ये इसमें जो वन पाए जाते हैं, तराई सदाबहार वन पाए जाते हैं। तराई और कैसे वन पाए जाते हैं बेटा? सदाबहार वन इसमें पाए जाते हैं। और ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया मैंने। ये पूर्वी हिमालय का जैव विविधता का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर आपके बेटा तराई सदाबहार वन पाए जाते हैं और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। बात की है पूर्वी हिमालय की, तो इसका मतलब ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ध्यान रखना, असम में आपका काजीरंगा है। काजीरंगा है, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, देखो उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ नमदाफा की बात करें तो नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है आपका? आपका ये अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहां हुआ? देखो जो 2020 के ओलंपिक गेम हैं वो आपके कोरोना वायरस की वजह से खेले नहीं गए थे। यही 2020 के सन 2021 में खेले गए। और कहां खेले गए? ये टोक्यो, जापान। बात करें, देखो एक पहले का भी याद रखना है, 2020 से एक पहले का याद रखना है। 2016 के ओलंपिक कहां है? तो वो कहां? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में खेले गए थे, ठीक है। अब बात करें बेटा 2024 की। देखो एक आगे का एक पीछे का और वर्तमान का आपको याद रखना है। 2024 के जो ओलंपिक खेल हैं वो आपके पेरिस में खेले जाने हैं। और पेरिस कहां पे है आपका? फ्रांस में, ठीक है। तो 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक है वो जापान में हुए, टोक्यो में हुए। इसके बाद बात करें बेटा 2016 की, वो रियो डी जेनेरियो में खेले गए। रियो डी जेनेरियो मतलब ब्राजील में। और अगले जो 2024 के खेले जाने वाले हैं वो पेरिस में खेले जाने वाले हैं। और पेरिस कहां है? फ्रांस में। इसके बाद चलिए आगे, आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है। देखो बेटा बाइनोकुलर की बात करें, बाइनोकुलर क्या होती है बेटा? ये जो आप देखते हो ना, जो पहियों वाली जो कैसेट सी होती थी, वो बाइनोकुलर होता है बेटा। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो भी अपने पास चलचित्र छायाचित्र है उनकी रिकॉर्डिंग काम में आती है। और आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप काम में लिया जाता है। और मैंने आपको बताया था बेटा, टेलीस्कोप का जो आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने किया जाता। तो ध्यान रखना, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका काम किया जाता, कौन काम में लिया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका टेलीस्कोप होगा बेटा, ठीक है। ठीक है, ये भी बेटा पेरिस्कोप भी एक ऑप्टिकल उपकरण है, ध्यान रखना। इसके बाद करें विस्थापन और बल। देखो बेटा बल गुणा विस्थापन, ये क्या होता है? आपका कार्य होता है, वर्क होता है।
और कार्य की इकाई क्या होती है बेटा, जूल होती है। या तो मैं इसको जूल कहूंगा, इसको ऊर्जा भी बोल देते हैं, नहीं तो बल का न्यूटन होता है, और विस्थापन बल गुणा विस्थापन, देखो विस्थापन का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर भी होता है, और जो इसकी इकाई है एफआई वो क्या होती है, इसकी जूल होती है। तो ध्यान रखना विस्थापन और बल का गुणनफल किसके बराबर है, कार्य। तो इनमें से कोई नहीं, सॉरी इफ वे कर लें नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। वेग की बात करें बेटा, तो वेग आपका क्या होता है, देखो वेग होता है आपका d अपॉन टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि विस्थापन में हम समय का भाग देंगे तो वेग मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका वेग होता है। तो विस्थापन और बल का गुणनफल किसके बराबर होता है, आपका कार्य के बराबर होता है। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसका राइट है, ऑल नन ऑफ दीज कर देना। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है, देखो हाइडल पावर का मतलब है विद्युत ऊर्जा, एक तरीके से मैं कहूं बेटा। तो विद्युत स्टेशन होता है अपना, वहां पे जो पानी है, देखो जो हाइडल पावर में क्या होता है, बहते हुए पानी से या फिर बेटा जो पानी किसी जैसे झरना बहता है तो वहां स्पीड से पानी जो आता है, ठीक है, बहते हुए पानी से, या मैं कहूं गिरते हुए पानी से ऊर्जा बनाई जाती है, आपकी विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। और ध्यान रखना ये ऊर्जा होती है जो आपकी प्रदूषण रहित होती है। कैसी होती है, प्रदूषण रहित होता है। ये पूरा जो प्रोसीजर है वो प्रदूषण रहित होता है। तो हाइडल पावर स्टेशन में बहता हुआ पानी या गिरता हुआ पानी है, वो क्या होगा, आपका ऊर्जा का स्रोत होगा। तो हाइडल पावर में ध्यान रखना जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है, पानी होता है, आपका वाटर होता है आपका। इसके बाद चलिए आगे, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। देखो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए Ci2 नहीं है, Cl2 है। ध्यान रखना क्लोरीन गैस ही काम आती है विरंजक चूर्ण बनाने के लिए। और ये बेटा इसकी बात करें CO2, तो ये पेय पदार्थों में आती है काम बेटा, पेय पदार्थों में, जैसे कि आपका कोका कोला हो गया बेटा, थम्स अप हो गया, ये जितने भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनमें जो भी पेय पदार्थ हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है बेटा, ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जहरीली गैस होती है। इसके बारे में पहले आपको बता दिया था, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए, देखो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी गैस काम में आती है, आपकी Cl2 गैस काम में आती है, क्लोरीन गैस काम में आती है। इसके बाद चलिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो बेटा रिकेट्स की बात करें, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन डी की कमी से। बेरी बेरी आपका बेटा विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। गोइटर या इसको घेंगा रोग भी बोलते हैं बेटा, गोइटर या इसको कौन सा रोग बोलते हैं, घेंगा रोग भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है बेटा, गले में सूजन आ जाती है। गले में सूजन इसलिए आ जाती है क्योंकि थायराइड ग्रंथि है, अपनी जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या होती है, सूज जाती है। तो इस वजह से क्या है कि बेटा यहाँ पे गले में सूजन आ जाती है, गला सूज जाता है, थायराइड ग्रंथि में सूजन की वजह से गला फूल जाता है, आपका गला फूल जाता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि में सूजन की वजह से गला फूल जाता है, और ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, बेरी बेरी की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। देखो बेटा बेरी बेरी अभी आया था, विटामिन ए की कमी से आपके कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स, और एक और है बेटा विटामिन ई की कमी से नपुंसकता। कौन सा, नपुंसकता। देख लो एक बार, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, नपुंसकता। तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, आपका विटामिन बी की कमी से। निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है। देखो बेटा प्रोटीन, मूंगफली की बात करें तो देखो मूंगफली में लगभग बेटा 24-25%, 24 या 25%, मैं बताऊं लगभग, मैं राउंड फिगर में ही ले रहा हूं बेटा, लगभग मूंगफली में 25% आपकी जो वो है प्रोटीन है वो पाई जाती है। अब बेटा अंडे की बात करें, देखो मूंगफली को बेटा ध्यान रखना, इसीलिए इसको गरीबों का बादाम कहा जाता है, गरीबों का बादाम कहा जाता है, क्योंकि मूंगफली में जो प्रोटीन है वो अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसको गरीबों का बादाम कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं बेटा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अंडा।
अंडे की बात करें तो अंडे में भी लगभग बेटा 15% के आसपास पाया जाता है। दूध में इतना नहीं पाया जाता। दूध में लगभग 1 लीटर में आपका 20-25 ग्राम ही पाया जाता है। दाल की बात करें तो बेटा देखो, चने की दाल में आपका 25% है, मूंग की दाल में आपका 24% है, लेकिन बात करें बेटा सोयाबीन की दाल में तो ये 35% से 40% तक पाया जाता है। तो सबसे अधिक कहां पाया जा रहा है, ध्यान रखना, जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है वो आपकी कौन सी है, दाल है। और दालों में भी सबसे ज्यादा कौन सा है बेटा, सोयाबीन का दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है। तो ये दाल है, इनमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है आपका दाल है। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? देखो बेटा एक बीमारी होती है पैर और मुंह की बीमारी। इस बीमारी में देखो होता क्या है, इसको हम खुरपका रोग भी कहते हैं। खुरपका रोग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि बेटा आपका जैसे मुंह से, कोई भी जानवर है, मुंह से लार आती है बहुत ज्यादा। मुंह से क्या आती है, लार आती है, ध्यान रखना। पैर मुंह से क्या आती है, इसमें लार आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। और जीभ और तलवों में छाले हो जाते हैं, तलवों में छाले हो जाते हैं। और इसके अलावा बेटा क्या होता है इसमें, जो खुर है, खुर अब समझ गए होंगे बेटा, खुर किसके होते हैं, जानवरों के, खुर पक जाते हैं। इसे मुंह और पैर की बीमारी कहा जाता है। ये ध्यान रखना संक्रामक रोग है, जो कि अपनी मवेशियां होती हैं, जानवर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा, पशु होते हैं उनमें बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, तो ये किसमें होता है आपके, जैसे गाय है, भैंस है, तो इसमें जो भी गाय भैंस है बहुत ज्यादा लार आती है, उसकी जीभ है और उसके जो तलवे हैं उनमें छाले हो जाते हैं, खुर भी उनके पक जाते हैं, जिससे उनको चलने फिरने में परेशानी होती है। कई बार ये इन जानवरों की मौत का कारण भी होते हैं। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो बेटा खट्टे फल कौन कौन से हैं आपके, जैसे खट्टे फल की बात करूं, नींबू, संतरा, ये ज्यादा खट्टे फल हैं बेटा। ठीक है, तो इनमें आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है बेटा, साइट्रिक एसिड है, ध्यान रखना, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो भी खट्टे फल है, एसिटिक अम्ल भी हालांकि ध्यान रखना बेटा फलों में ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ खट्टे फलों की बात कर रहे हैं, तो खट्टे फलों में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। व्हेल है एक, देखो ब्लू व्हेल बेटा अब तक पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है, सबसे बड़ा जीव है। कहा जाता है कि बेटा ये 30 हाथियों के बराबर होता है, 30 हाथियों के बराबर होता है। और ये एक ध्यान रखना बेटा समुद्री स्तनपायी जीव है, समुद्री स्तनपायी जीव है। ध्यान रखना पृथ्वी पर अब तक का जो पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, वो सबसे बड़ा जीव है, वो आपकी ब्लू व्हेल मछली है, जो कि पानी में पाई जाती है। और पानी में भी क्या बेटा, समुद्र में पाई जाती है। तो ध्यान रखना ये एक समुद्री स्तनपायी है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, देखो इसमें बता देता हूं बेटा, एम्फीबियन मेंढक, जो आपके देखो एम्फीबियन कौन है, मेंढक है, इसका सबसे अच्छा है। ऐसे जीव जो पानी में भी रह ले, और आपके बेटा बता देता हूं इनके बारे में, जल और थल दोनों जगह रहते हैं, वो आपके एम्फीबियन होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें बेटा रेप्टाइल, जो रैंक कर चलते हैं, जो रैंक कर चलते हैं, जैसे मगरमच्छ है, सांप है, ठीक है, जो भी रैंक के चलते हैं जानवर, वो आपके रेप्टाइल वर्ग में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? देखो बेटा जब कोई भी दो तत्व, देखो तत्व क्या होता है, जिसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं, और जब दो तत्व रासायनिक क्रिया करके कोई तीसरा तत्व, कोई मतलब तीसरा उत्पाद बनाते हैं, उसको यौगिक बोलते हैं बेटा। तो यहां पे देखो बेटा बात करें मिश्रण की, बात करें मिश्रण का, आप मतलब समझ रहे होंगे जिसमें बहुत कुछ मिक्सचर हो। जैसे बात करें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, पानी है आपका H2O है, ठीक है, फिर चीनी है। तो ध्यान रखना ये आपके बेटा यौगिक है, ये आपके क्या है, यौगिक है। लेकिन हवा आपका मिक्सचर है, हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं बेटा, बहुत कुछ मिक्स होता है, हवा में बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं। और ध्यान रखना इसीलिए आपका जो हवा है वो क्या कहलाता है, मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। इसके बाद चलिए आगे, किसी तत्व के समस्थानिक में क्या अंतर होता है? देखो बेटा किसी तत्व के समस्थानिक में ध्यान रखना बेटा प्रोटॉन तो बराबर होते हैं,
लेकिन न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो बेटा क्या अंतर होता है? न्यूट्रॉनों का अंतर होता है किसी भी तत्व में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। जो समस्थानिक होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, देखो कार्बन का 100% शुद्ध रूप है वो आपका हीरा होता है। ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आता है। और ये सबसे ठोस पदार्थ भी माना जाता है हीरा। सबसे ठोस पदार्थ भी माना जाता है, वो क्या होता है? हीरा होता है सबसे ठोस पदार्थ। इसके बाद चलिए आगे। विटामिन सी की कमी, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, देखो लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। मैंने बताया था बेटा अभी, ऐसी जो लैक्टिक अम्ल है ये दूध में होता है बेसिकली, ठीक है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है बेटा? दूध में पाए जाने वाला एक अम्ल है। यदि हम बात करें बेटा लैक्टिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल का मैंने अभी बताया था ये फलों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन बी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन बी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का। ध्यान रखना, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। फीताकृमि किस क्लास में आता है? तो ध्यान रखना, जो फीताकृमि है आपका वो सिस्टोडा क्लास में आता है बेटा। कौन सी क्लास में आता है? सिस्टोडा क्लास में आता है। अब देखो इसके बाद आते हैं बेटा मैथमेटिक्स पे। जो ये दिया गया है इनमें बताना है हमें 8 का स्थानीय मान क्या है। देखो 8 का स्थानीय मान क्या है बेटा? स्थानीय मान और जातीय मान का मतलब समझो। जैसे इसकी बात करूं बेटा, यहां पे मैं एक तरफ जातीय मान लिखूंगा, देखो नीचे लिखूंगा जातीय मान और ऊपर लिखूंगा बेटा स्थानीय मान। देखो 3 का जातीय मान 3, 8 का जातीय मान 8, 7 का 7, 6 का 6, 9 का 9, 4 का 4। तो जातीय मान का मतलब तो सीधा सीधा सा है, जो संख्या होती है वही उसका क्या होता है बेटा? जातीय मान होता है। ध्यान रखना, जो संख्या आपके पास दी गई है वही संख्या उसका क्या होता है? जातीय मान होता है। स्थानीय मान की बात करें तो प्लेस वैल्यू कौन से स्थान पे है? तो 4 इकाई के स्थान पे है, तो 4 का क्या हो गया बेटा? स्थानीय मान 4 हो गया। ध्यान रखना, इकाई के अंक का जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा वही होता है, बराबर होता है। तो ये 4 का 4 होगा। 9 है, अब देखो 9 के आगे कितनी संख्या है? 1, तो 9 के आगे 1 जीरो। 6 की बात करें कितनी संख्या है? 2, तो 2 जीरो। 7 की बात करें तो 3 संख्या है, 3 जीरो। 8 की बात करें तो बेटा 8 के आगे कितनी संख्या है? 4 संख्या है, तो 4 जीरो। तो ये इसका क्या होगा? स्थानीय मान। ध्यान रखना है स्थानीय मान और जातीय मानों में यही अंतर है। स्थानीय मान का मतलब है कि जो संख्या है आपकी वो इकाई के स्थान पर है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही आपका बताना है। तो सीधा सा तरीका है बेटा, इस संख्या के आगे जितने जीरो आ जाएंगे वही उसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। इसके बाद देखिए बेटा ये सॉल्व करते हैं। 15 का स्क्वायर, देखो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 8। अब एक बार जोड़ो बेटा, 5 और 4 9 आ गया, ये 4 और 2 6 आ गया, और 2 और 1 3 आ गया, माइनस 8। 369 माइनस 8 361। और ये 361 किसका वर्गमूल है? 19 का वर्गमूल है। तो बेटा आप ध्यान रखना 30 तक डायरेक्ट वर्ग याद रखना, क्योंकि आप एक बार यदि 30 तक वर्ग याद कर लोगे तो आपको बेटा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है। यदि आप 30 तक याद कर लेते हो डायरेक्ट तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से कम होती है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,56,000 है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या थी। तो देखो इसको करने का एक तरीका तो यह है कि शहर की 3 वर्ष पूर्व ज्ञात करनी है। देखो यहां पर शहर की वर्तमान जनसंख्या दी है, वर्तमान जनसंख्या दी है, हमें उल्टा जाना है। देखो पहले इधर देखो, मान लो 3 साल पहले, बेटा मैं मेथड से बता रहा हूं, 3 साल पहले 100 कम हो रही है, तो 2 साल पहले 20% कम किया 80। फिर बेटा 1 साल पहले की बात करें, अब 80 में से 20% घटा दो, 8 दूनी 16, 16 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 64। फिर 20% घटा दो बेटा, ये आ जाएगी आपकी वर्तमान की। और 64 का 20% निकालो 100, तो कितना आ गया? 0 से 0, 64 दूनी 128, 12.8, 12.8 घटाएंगे तो 51.2। ये कब की आ जाएगी? आपकी वर्तमान की आ जाएगी। कब की आ जाएगी? आपकी वर्तमान की। तो बेटा हम यहां पर वर्तमान, हम 3 साल पहले की ज्ञात करेंगे। तो 3 साल पहले वर्तमान की जनसंख्या कितनी है बेटा? 2,56,000
लेकिन यहां पे वर्तमान की कितनी है 51.2, हमें ज्ञात करनी है 3 साल पहले की, तो कितनी है 100। तो यहां क्या घटा दो बेटा 0। तो ये 1000 बार कट गया बेटा, और ये फिर 2 बार कट गया, और 2 से ये कितनी बार कट गया 500 बार। तो कितना आ गया आपका 5 लाख आ जाएगा बेटा। तो शहर की जनसंख्या कितनी आ जाएगी 5 लाख आ जाएगी। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे 2,56,000, 2,56,000 गुणा में 100/80 गुणा 100/80 गुणा 100/80, 0 0 0 काट दो बेटा, 8 से काटो, 8 3 24, देखो 8 दूनी 16, देखो एक बार 8 3 24 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 8 से काट दो, कितनी बार कट गया बेटा 8 चौका 32, 4 से ये 2 बार कट गया, और 2 से 50 बार कट जाएगा, तो भी कितना आ जाएगा आपका बेटा 5 लाख आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर लेना, यहां जो आंसर है दोनों ही कंडीशन में आपका कितना आएगा बेटा 5 लाख आएगा। इसके बाद चलिए आगे, 64/0.8, देखो 64/0.8, देखो बेटा 64 है, यहां से पॉइंट हटाओ, इधर 0 बढ़ा दो, 8 आ जाएगा, तो 8 8 64, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा 80 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, किसी समीकरण के मूलों का योग 6, देखो मूल क्या है आपके अल्फा, और दूसरा मूल हो गया बीटा, गुणनफल 16 है तो समीकरण होगा। तो बेटा समीकरण जब हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, x² माइनस मूलों का योग और x प्लस में मूलों का गुणा बराबर 0, ये होता है आपका समीकरण। अब x² माइनस मूलों का योग कितना है 6x प्लस गुणनफल कितना है 16 बराबर 0, तो x² माइनस 6x प्लस 16 बराबर 0, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, ध्यान रखना बेटा मेजरमेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं पहले ही बता देता हूं मेजरमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको ध्यान रखना है एक तो लेंथ में कि भाई 10 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, तो इनको जो कन्वर्जन है वो याद रखना है। बात करें क्विंटल और किलोग्राम की, 1 किलोग्राम में होते हैं बेटा 1000 ग्राम, और 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, ठीक है, और 1 मन दिया जाए बेटा तो 1 मन में होते हैं, ध्यान रखना 40 किलोग्राम, तो ये भी आते हैं बेटा, ठीक है। 1 टन में पूछा जाए तो 10 क्विंटल। अब आओ, तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम 100 किलोग्राम। ए अनुपात बी, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कितना है 3:4, तो ऐसे रखो बेटा 3:4, बी अनुपात सी कितना है 6:5, तो इसको ऐसे रख देंगे 6:5। अब हमें एबीसी ज्ञात, अब देखो हमें पूछा है ए अनुपात बी प्लस सी, तो पहले बेटा एबीसी देखो, ए का निकालेंगे 3 का गुणा 6 से करो, 6 या 18, 4 का गुणा 6 से, 4 6 24, और 4 पंजे 20, और इनका गुणा करना है 5, 4 पंजे कितना आ गया 20। आपसे पूछा है ए का मान कितना है 18, 18 अनुपात बी और सी कितना है 24 और 20, 18 अनुपात 44, ये 9 बार कट गया बेटा 2 से, और ये कितनी बार 22 बार, तो 9:22, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका लघुत्तम समाप्यवर्तक 150 है। देखो बेटा देखते ही बता दो, यहां पे देखो 30 और 40, इनका बेटा एलसीएम मतलब क्या होता है, वह है छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो पहली बात तो ये 2 और 3 के अनुपात में नहीं है, ये गलत, ना ही ये है 2 और 3 के अनुपात में, ये 2 और 3 के अनुपात में है, और इनका एलसीएम कितना है 150 है। तो आगे बेटा करने की जरूरत ही नहीं है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके देखते ही हो जाते हैं, बाकी इसको करने का मेथड भी है। 12.3 पे बार, देखो इसको कैसे करेंगे 12.3 पे बार, तो पहले क्या करो पूरी संख्या लिखो, अब बार 3 के ऊपर है 12 के ऊपर नहीं है, तो माइनस क्या कर दो 12, 0.3 के ऊपर बार है तो ये आ गया 9, 123 में से 12 गए तो 111/9 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा बेटा 111/9। पूरी संख्या लिखो, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो संख्याएं आप घटा दीजिए और 9 का भाग दे दीजिए। 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9, 2 के ऊपर बार है 2 बार, 3 के ऊपर बार है 3 बार। इसके बाद चलिए आगे चल रहे हैं, दो संख्याओं का योग, देखो बेटा
पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या 6:7 है। पहली प्लस दूसरी ये आपके पास 65 है। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो देखो बेटा सीधा वैल्यू सिस्टम लगाओ, दोनों का योग कितना है 65, लेकिन यहां देखो दोनों का योग कितना है 13। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी कितनी है 7, 13 से 5 बार और 5 7 35, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। यदि पूछे छोटी संख्या क्या है तो बेटा छोटी संख्या के लिए गुणा 6 का हो जाएगा, वो 6 पंजे 30 आ जाएगी। यदि x अनुपात y 4:5 है तो 2x प्लस 3y माइनस 10 किसके बराबर होगा। x की जगह 4 रखो, y की जगह 5 रखो, तो 2 गुणा x की जगह 4 रखो प्लस 3 y की जगह 5 रखो माइनस 10 ज्ञात करना है। 4 दूनी 8 प्लस 5 दिया 15 माइनस 10 23 माइनस 10 कितना आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। सिंपली x और y का अनुपात दिया है, x और y का मान आप जो समीकरण दिया गया है उसमें आप रख दीजिए। इसके बाद चलिए आगे बेटा, यदि tan स्क्वायर 45 बराबर हमें बताना है 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बताना है तो tan 45 का 1 प्लस tan 45 का मान कितना होगा बताओ। tan 45 का मान 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद आइए अगला, कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। देखो कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है, देखो लंब केंद्र की बात करें तो ये लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र। भुजा लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु परिकेंद्र। अंतः केंद्र आपका कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु अंतः केंद्र, और ये आपका किसका है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो आपसे पूछा है कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु तो क्या होता है अंतः केंद्र होता है, लंबों का लंब केंद्र होता है, भुजा लंब समद्विभाजकों का परिकेंद्र होता है, और माध्यिकाओं का क्या होता है केंद्रक। और ध्यान रखना केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ए क्यू, सॉरी भुजा क्यू नहीं, घन का आयतन हाँ भुजा क्यू होता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है 6a स्क्वायर। तो घन का आयतन क्या है भुजा क्यू, और इसका जो क्षेत्रफल है 6a स्क्वायर। दो पूरक कोणों का अंतर, अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूं। दो पूरक कोणों का अंतर 18 है, तो बड़े कोण की माप ज्ञात करनी है। तो देखो मान देखो बेटा दो पूरक कोण है, θ1 प्लस θ2 कितना होता है 90, दो पूरक कोणों का योगफल। अब देखो यहाँ θ1 प्लस θ2 बराबर 90, लेकिन अंतर θ1 माइनस θ2 बराबर 18 है। इसको सॉल्व कीजिए, दो θ1 बराबर कितना आ गया 108, तो θ1 बराबर कितना आ गया 54 डिग्री, θ2 90 माइनस 54 कर देना है, कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे पूछा है बड़े कोण की माप, तो बड़े कोण की माप आपकी 54 डिग्री हो जाएगी। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। देखो एक आदमी का परिचय कराते हुए, यह आदमी है, यह आदमी की पत्नी, आदमी की पत्नी का पिता इसका ससुर होगा और इसका पिता। वो कह रहा है एक आदमी का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि उसके ससुर के पिता, तो आदमी का ये इसका ससुर हो गया और ये ससुर के पिता हो गए। वो कह रही है कि वो मेरे ससुर है, इसके पिता मेरे ससुर है, तो ये इनकी पत्नी हो जाएगी, और यही इनकी पत्नी क्या है महिला है। तो अब ये महिला बताओ आदमी क्या लगती है, ये आदमी, ये इस आदमी का ससुर हो गया, और ससुर की पत्नी क्या होगी सास होगी। तो महिला के साथ क्या संबंध है, वो क्या है दामाद है। इसके बाद चलिए आगे, यदि किसी महीने की 7 तारीख को मंगलवार है तो 22 तारीख को क्या होगा। देखो ऐसे में क्या करो बेटा, दिनों की संख्या निकालो, तो दिनों की संख्या निकाल के 22 में से 7 गए तो कितने दिन बचे 15 दिन बचे। दिनों की संख्या में देखो 7 दिन होते हैं सप्ताह में, आपके 7 दिन होते हैं, तो इसमें 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचे वो देखो बेटा, शेषफल क्या आ गया 1 आ गया, 1 आया है तो मंगलवार में 1 जोड़ दो बुधवार। यदि शेषफल 2 आता है तो 2 क्या कर देते हैं हम जोड़ देते। देखो आगे ज्ञात करना है तो शेषफल को जोड़ देना है, पीछे का ज्ञात करना है। यदि ये कहता 22 तारीख को मंगलवार है तो बताओ 7 तारीख को क्या है, तो उस कंडीशन में हम शेषफल है वो क्या कर देते घटा देते। तो दिन निकालो, 22 में से 7 गए तो 15 दिन रह गए, 7 का भाग दे दो 15 में, 7 2 बार गया, शेषफल कितना रह गया 1 रह गया। इसके बाद चलिए आगे,
कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला है, फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर है? देखो कौन सी दिशा की ओर है? ये पश्चिम दिशा की ओर। दोबारा देख लेंगे एक बार। कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो बाएं इधर मुड़ेगा, फिर 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ेगा, इधर 2 किलोमीटर चलेगा, तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? तो दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। और प्रारंभिक स्थान से पूछे कौन सी दिशा में, तो बेटा प्रारंभिक स्थान से पूछे तो ये उत्तर दिशा की तरफ होएगा। इनमें से बेमेल छांटिए। देखो बेमेल बताना है, 11, 13, 15, 17, इनमें बेमेल 15 है। 15 आपकी भाज्य संख्या है, बाकी आपकी अभाज्य संख्या है। इसके बाद चलिए आगे। 28, 22, 96। देखो बेटा 21, 32, 49, 26। अब देखो बेटा 28 में 22 का भाग जाता है 4 बार, तो 96 में 21 का नहीं जा रहा, 32 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है बेटा 3 बार, लेकिन 49 और 26 का भाग नहीं जा रहा। तो इसका मतलब जिस तरह से 88 22 से संबंध है, मतलब 22 88 का एक गुणनखंड है, हम ऐसे लेंगे, तो ऐसे ही 96 का गुणनखंड क्या होगा? 32 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसके बाद बेटा मिलते हैं अगले पेपर में।